हाय एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का। हम आज स्टडी नोट नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इश्यूज अंडर कॉस्ट ऑडिट। इससे पहले गाइस, मैंने काफी सारे और लेक्चर जो है पेपर नंबर 19 के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे, एक बार जाके देख लीजिएगा। काफी सारे स्टडी जो नोट है वो आपके कवर उन लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे स्टडी नोट नंबर 8, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इश्यूज अंडर कॉस्ट ऑडिट। तो काफी इजी है। अगर मैं क्रक्स में इस चैप्टर का अगर मैं पर्पस देखना चाहूँ कि क्रक्स में पर्पस क्या है, तो जो ऑडिटर है ना दोस्तों, कॉस्ट ऑडिटर जो है हमारा, वो परफॉर्मेंस एनालाइज करेगा। वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि कहाँ कहाँ पर उसको उसने किस किस चीजों की जांच करी है, किन एस्पेक्ट की उसने जांच करी है, और वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देगा मैनेजमेंट को। ओके, ये डिफरेंट डिवीजन, डिफरेंट जो भी सेक्टर है उसमें देखेगा और परफॉर्मेंस एनालाइज करेगा कि कहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया कर रही है और कहां पर अभी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करने की और भी जरूरत है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। बहुत इजी ये स्टडी नोट नंबर है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसको। दोस्तों, परफॉर्मेंस एनालाइज वो क्यों करेगा, ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूं कि हमारा जब रिजल्ट आता है तो हमने मार्क जो है कम ऑब्टेन करे हैं या नहीं, तो हम हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमने जो साल भर में पढ़ाई करी है वो काफी हद तक रिजल्ट पर भी डिपेंड करता है। तो हमारे पेरेंट्स एनालाइज करते हैं कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं या नहीं हैं, तो वो हमारे रिजल्ट पर डिपेंड करता है। तो इसी से ही हम परफॉर्मेंस एनालाइज इसलिए करते हैं ताकि उससे हमारा रिपोर्ट कार्ड से हमारी पढ़ाई जो होती है इंप्रूव होती है। उसी तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इससे क्या होता है, टू इंप्रूव द प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट जो उद्देश्य होता है, जो गोल होता है, वो प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कमाना होता है। तो अगर हम अपनी जो भी हमारे जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर हम टाइम टू टाइम कॉस्ट ऑडिटर जो है उन एक्टिविटीज को एनालाइज करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, फायदा होगा। उसके जो प्रॉफिट्स हैं, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते जाएंगे। टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, जो हमारे पास रिसोर्स हैं उनको सही तरीके से एलोकेट करेंगे और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, ताकि हमारी जो वेस्टेज है वो कम हो, हमारी जो कॉस्ट कमाएगी। अगर हमारी कॉस्ट कमाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट जो है साल दर साल बढ़ते जाएंगे। तो टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन यानी जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उनको हम एलोकेट करेंगे, बांटेंगे हर एक हिस्से में। और जो जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। कॉस्ट कमाएगी, कॉस्ट अगर हमारी कमाएगी तो प्रॉफिट जो है वो हमारे दोस्तों ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिट पोर्टफोलियो, टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़िया करना। और सिंपल सी बात है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़िया करना ताकि जो हमारे कस्टमर है हमारी सर्विस को ही हमेशा अवेल करे और हमें छोड़ने की, यानी हमारे जो बिजनेस है उसको हमें छोड़ने की सोचे ना। परफॉर्मेंस अगर हम एनालाइज करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं, परफॉर्मेंस एनालाइज के बेनिफिट क्या होते हैं, तो पढ़ते हैं हम। इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, इससे हमारी क्या होती है, हम प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या होती है, अगर हम सही से परफॉर्मेंस एनालाइज करें और हम अपनी गलतियों को दोबारा ना होने दें तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। इफेक्ट ऑन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हम अपने रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी, इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी यानी हमारी जो लिक्विड कंडीशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विड कंडीशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए। लिक्विड मतलब उसके पास कितना कैश अवेलेबल है या कितने जल्दी वो कैश में चीजों को कन्वर्ट कर सकती है। इफेक्ट ऑन रिस्क, कि ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क लेती है। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम रिस्क भी लेने पड़ेंगे। हो सकता है किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, और हो सकता है कि वो प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करा तो हो सकता है वो सक्सेसफुल ना रहा हो। तो रिस्क तो है ऑर्गेनाइजेशन को, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है तो ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क लेना पड़ेगा। इफेक्ट ऑन क्वालिटी, इफेक्ट ऑन क्वालिटी, ध्यान रखना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है तो उसको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए। उसको क्वालिटी के सर्विस जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आप क्वालिटी की सर्विस, अगर आप क्वालिटी की प्रोडक्ट दोगे तो आपका कस्टमर जो है वो हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेगा। वो आपको छोड़कर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस और सामान नहीं खरीदेगा, और साथ ही साथ दूसरे और कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा आपके लिए आने के लिए। इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिटिवनेस, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिटिवनेस। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप अच्छे से सर्विस दोगे, कस्टमर की जो समस्या है उनको समाधान करोगे, तो क्या होगा कि जो भी मार्केट में कॉम्पिटिटर हो उनको आप गेन कर लोगे। यानी सारे कस्टमर आपके पास ही रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, किसी और दूसरे कस्टमर को भी अट्रैक्ट करेंगे कि वो आपके सामान को ही परचेज करे, आपकी सर्विस को ही वो अवेल करे। इफेक्ट ऑन रिस्पॉन्सिवनेस टू द मार्केट,
इफेक्ट ऑन रेस्पॉन्सिवनेस टू द मार्केट, कहने का मतलब ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा मार्केट पर भी ध्यान देना चाहिए, मार्केट में होने वाले चेंजेस को आपको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं नोकिया कंपनी की, तो दोस्तों समझने वाली बात है, नोकिया कंपनी ने क्या क्या जो टेक्नोलॉजी में आने वाले चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया, और जो एक समय पर एक नंबर 1 कंपनी थी मोबाइल में, आज वो कहीं भी नजर नहीं आती है। और अगर आप वहीं पर अगर आप Xiaomi कंपनी देखो, जिसको हम एमआई भी बोलते हैं, वो टाइम टू टाइम मैं देखता हूँ हर 2 महीने हर 3 महीने पर एक नया मॉडल, Redmi Note 5 Pro, Note 6 Pro, Note 7, 8, 9, 10, तो क्या क्या कितने जो है एमआई की लाते रहते हैं। तो वो क्या टाइम टू टाइम नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करती रहती है। और आपने देखा हर 6 महीने बाद, आप मान के चलिए अगर आप 6 महीने के बाद अगर आप नया मोबाइल नहीं लाते हो, तो आप मान के चलिए कि आप धीरे धीरे करके पीछे जा रहे हो, आज नहीं तो कल सही, लेकिन आप एक दिन जरूर पीछे जाओगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आइडियल रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस एनालिस्ट शुड पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। एक परफॉर्मेंस एनालिसिस की जो आइडियल रिपोर्ट होती है, उसकी खास बातें क्या हैं वो हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्टिविटी, उस रिपोर्ट में हम एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है वो मेंशन होनी चाहिए, बेकार की बातें जो उस रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, ऐसी जो रिपोर्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट होती है, क्लियर कट और करेक्ट मैनर में होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेकार की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और जिस इन्फॉर्मेशन से कंपनी का फायदा होगा, यानी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाला होना चाहिए। कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग प्रेडिक्टिव वैल्यू, यानी उससे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू निकल रही आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, क्लियर कट और टू द पॉइंट होने चाहिए, जिससे जो है वैल्यूएबल और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले ऑर्गेनाइजेशन को, बेकार की बातों का कोई फायदा नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए, नो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बेकार की बातों को ओवरलोड नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दो और टू द पॉइंट परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट बनाओ और एनालाइज करो और उन पर इंप्रूवमेंट करो और साल दर साल इंप्रूवमेंट करते जाओ। कवरेज ऑफ स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, आपको देखना पड़ेगा जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी मार्केट में चेंज आ रहे हैं, तो भी आपको स्ट्रेटेजिक जो आपने अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम चेंजेस लेने पड़ेंगे आपको। ट्रेंड मेजर्स एंड करंट स्टेटस, अपना करंट स्टेटस देखना पड़ेगा, मार्केट का करंट स्टेटस देखना पड़ेगा, और लास्ट 2-3 सालों में किस तरीके के चेंजेस होने वाले हैं, आपको लास्ट 2-3 सालों का भी जो है डेटा देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस लेने पड़ेंगे। टाइमलीनेस का मतलब कोई भी रिपोर्ट जो है वो टाइमलीनेस यानी टाइम पे प्रिपेयर हो जानी चाहिए। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप मार्केट में बिछड़ जाओगे, आपके कॉम्पिटिटर आवर को ओवरटेक करके आपको आपसे आगे निकल जाएंगे। सेगमेंटेड एंड एंटरप्राइज वाइड कवरेज, सिंपल सा फंडा ये, सेगमेंटेड यानी पार्ट्स, आपको डिपार्टमेंट में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग सेगमेंट होते हैं, हर एक सेगमेंट के ऊपर डिफरेंट काम करना पड़ेगा, और आपको तभी, अगर आप हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर काम करोगे तभी हम मानेंगे कि एज अ एंटिटी आपने काम किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सजेस्टेड मैकेनिज्म फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, suggested mechanism for performance analysis. मॉनिटर परफॉर्मेंस टू जज हाउ वेल द कंपनी इज डूइंग। ओके, आपको कंपनी की परफॉर्मेंस को बार बार टाइम टू टाइम आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कंपनी जो है अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। नो इफ कंपनी इज मीटिंग इट्स ऑन सेट गोल्स एंड इफ द कस्टमर आर सेटिस्फाइड, क्या जो कंपनी एक्टिविटीज ले रही है क्या उससे कंपनी के गोल जो है वो अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, क्या कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही, और कस्टमर आर सेटिस्फाइड, जो कस्टमर है उसकी सर्विसेज से, उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं है, ये भी हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। टेक एक्शन टू अफेक्ट परफॉर्मेंस और इंप्रूव एफिशिएंसी इफ इंप्रूवमेंट आर नेसेसरी। ओके, आपको नेसेसरी एक्शन टाइम टू टाइम लेने पड़ेंगे जो आपकी इंप्रूवमेंट के लिए नेसेसरी हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए जो भी चीजें नेसेसरी हो, आपको वो सारे के सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट जो है, keep the focus of chosen performance measure on the thing that matter most, such as are we accomplishing our mission to analyze the performance। okay, क्या हम लोग अपने गोल को, अपने मिशन को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या हम परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आर द प्रोसेस अचीविंग स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो हमारे जो गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या हम उनको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आर द कस्टमर सेटिस्फाइड, क्या हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, ये भी हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, अगर कस्टमर आप खुद नहीं है तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। आर द वेरियस प्रोसेस बीइंग मैनेज बाय द कंपनी प्रॉपरली, क्या कंपनी अपनी जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस है, जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है, क्या उनको सही से प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। आर द आउटपुट एंड आउटकम ऑफ द रिजल्ट इन द कंपनी बीइंग कॉस्ट एफिशिएंट एज द इंडस्ट्री लीडर,
क्या कंपनी जो है अपनी एक्टिविटीज को सही से कॉस्ट एफिशिएंटली फॉलो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ताकि वो इंडस्ट्री की लीडर बने। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं स्टेप्स अप्रोच सजेस्टेड फॉर रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस। जो परफॉर्मेंस एनालिसिस की रिपोर्ट है उसके लिए कुछ स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप्स है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द की स्ट्रेटेजीज ऑफ द कंपनी। कंपनी को अपनी की स्ट्रेटेजीज को ध्यान रखना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा और इंप्रूवमेंट करते जाना पड़ेगा। बोथ प्रिस्क्रिप्टिव यानी जो हमने ऑन रिटर्न लिख दिया है, और इमरजेंसी स्ट्रेटेजी जो हमें इन फ्यूचर और लेनी है, यानी ना हमें फ्यूचर में होने वाले हर एक चेंजेस को पहले से ही भापना पड़ेगा और नेसेसरी एक्शन लेनी पड़ेगी। चूज स्ट्रेटेजीज, उन स्ट्रेटेजीज को चूज कर लीजिए दैट हैव मोर विजिबल एक्सप्रेशन इन कॉस्ट डेटा मेंटेन्ड बाय द कंपनी। चूज स्ट्रेटेजीज दैट हैव मोर विजिबल एक्सप्रेशन, हमें उन स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट कर लेना चाहिए जिनसे क्या होगा, जो कॉस्ट इफेक्टिवली हो और जो कंपनी के बेनिफिट के लिए भी हो। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लीजिए दैट वर इंपैक्टेड बाय स्ट्रेटेजीज सिलेक्टेड एंड आल्सो इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, जिसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर और जिन स्ट्रेटेजीज को हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं इस साल में दौरान। Analyze the cost implication of those activities and link it with the expected result of the strategies. Analyze the cost implication of those activities and link it with the expected result of the strategies. So, हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज जो हमें हर एक एक्टिविटीज को एनालाइज करना पड़ेगा, जो कॉस्ट इंप्लीकेशन मतलब जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, सिस्टम कॉस्ट को रिड्यूस कर सके और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सके हमें। Present the evaluation in a table or any other comprehensive format like histogram, chart, graph, etc. यार ना आज के डेट में ना काम को ज्यादातर सिंपल बनाने के लिए जैसे हम चार्ट बनाएंगे, हिस्टोग्राम और ग्राफ हो गया एक्सेल में हम लोगों का, तो इन चीजों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है, चीजें बहुत आसान बन जाती है और कोई भी जिसको इन चीजों की बेसिक नॉलेज होगी वो आराम से समझ जाएगा। और गिव एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर द टर्म्स यूज्ड, कैलकुलेशन, मैथ एंड assumption बिहाइंड द इवैल्यूएशन। अगर आप कुछ भी नई चीज अडॉप्ट करते हैं तो उसके एक्सप्लेनेटरी प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए कि क्यों आपने इसको इंप्लीमेंट किया, कैलकुलेशन क्या क्या बेस है आपका, जो आपने assumptions ली वो आपको बतानी पड़ेगी। फाइनलाइज द फाइंडिंग आफ्टर डिस्कशन विद द कंसर्न्ड ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव एंड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनलाइज द फाइंडिंग्स, ओके, और आपको जो भी चीज आपने फाइनलाइज कर ली है वो आपको जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का जो चीफ ऑफिसर होगा या जो भी मैनेजर होगा, ऑपरेटिंग मैनेजर, आपको उसको उन सारी चीजों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसे कंसर्न करना पड़ेगा। कोई भी अगर सबको चीज मांगनी है तो आप उससे मांग सकते हो, उस डिपार्टमेंट का जो मेन मैनेजर है। उसके बाद दोस्तों ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटिव कंटेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओके, हमें ये सारी चीजें जो ना, ये सारे एनालिसिस पढ़ने एक एक करके, काफी सिंपल है, इसमें कोई टेक्निकली बिल्कुल भी नहीं है। पहला पढ़ना है हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एनालिसिस, productivity oblique efficiency analysis, utilities oblique energy efficiency analysis, key cost and contribution analysis, product oblique service profitability analysis, market customer profitability analysis, working capital and inventory management analysis, manpower analysis, impact of IFRS on the cost structure, cash flows and profitability, application of cash management accounting tools। एक एक करके हम देखें दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एनालिसिस। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एनालिसिस, एक एक करके हम सब चीजों को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एनालिसिस। किसी को कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। दोबारा से किसी टॉपिक को कराना है तो बोल दीजिएगा, श्योर मैं आप कराऊंगा इस टॉपिक को दोबारा से। चलिए पढ़ते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एनालिसिस। किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये देखते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एनालिसिस में। वो चेकलिस्ट क्या होंगे जो ऑडिटर को ध्यान रखने पड़ेंगे। ये चेकलिस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द इक्विपमेंट, अगर आपको इक्विपमेंट खरीद रहे हो या बैलेंस शीट में अगर कोई भी इक्विपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी इक्विपमेंट है, तो उसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसकी परचेजिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। प्रोडक्शन प्लानिंग रिपोर्ट्स, जो प्रोडक्शन अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसकी रिपोर्ट्स आपको टाइम टू टाइम बनानी पड़ेगी। इंटरव्यू विद मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, जो जिस डिपार्टमेंट के अभी आप एक्टिविटी कर रहे हो या काम कर रहे हो दोस्तों, तो उस
डिपार्टमेंट का जो मेन मैनेजर है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मांग सकते हो, उस मैनेजर को देना पड़ेगा। वो मैनेजर मेरे दोस्तों मना नहीं कर सकता आपको। उसके बाद वेस्टेज एंड डाउन टाइम रिपोर्ट्स, ओके, कितनी वेस्टेज हो रही है मटेरियल की, कितना मशीन कितने समय बिना काम किए हुए रुकी रहती है, यानी डाउन टाइम के कारण मशीन जो है मशीन पर काम नहीं होता, वो भी आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हो। बेंचमार्किंग एक्सरसाइज इफ डन, ओके, अब टाइम टू टाइम अगर आपको कोई और एक्टिविटी भी करनी है तो आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको एक्सटर्नल अगर सोर्सेज से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हो कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो सोर्सेज हैं वो ये हैं। आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज कर सकते हो, इसमें कैश टू स्पेसिफिकली बताया गया है। कैम वन इसकी फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल, कंसोर्टियम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ओके ना, कैम वन इसका आ सकता है, ध्यान रखना। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सेमटेक, थ्योरी ऑफ कंस्टेंट मॉडल, बैलेंस स्कोर कार्ड, पेपर नंबर 20 में डिटेल में पढ़ा हुआ है बैलेंस स्कोर कार्ड। और ये ए 1000 एपीएस प्रिंसिपल्स, एश्योरेंस, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, ओके, पूछेगा नहीं बट फिर भी आप इसको नजर रख लीजिएगा। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एनालिसिस दोस्तों, इसके बाद है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एनालिसिस दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एनालिसिस। चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं, आईएएस की चेकलिस्ट, इसकी भी चेकलिस्ट देखते हैं, कौन सा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। द बिल ऑफ मटेरियल फॉर ईच प्रोडक्ट, क्या कह रहा है पहला पॉइंट, द बिल ऑफ मटेरियल फॉर ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ेगा। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, ओके, आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड भी बनाना पड़ेगा। इंटरनल रिपोर्ट ऑन कंजम्पशन, कितनी कंजम्पशन हुई है, कितनी वेस्टेज पर यूनिट हुई है, जो आपने एक्चुअल डेटा बनाते समय, मतलब एक्चुअल आउटपुट बनाते समय कितना इनपुट का आपने वेस्टेज किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। एक यूनिट को बनाने में आपको कितना वेस्टेज करना पड़ा। External benchmarking such as industry norms, best practice data, etc., used by the company or generated by auditors for analysis. External benchmarking such as industry norms, industry के क्या norms है जो best practice industry follow करती है और जो कंपनी सिंपल सा यूज करती है। उसके बाद है यूटिलिटीज एंड एनर्जी एफिशिएंसी एनालिसिस। सिंपल सी बात है दोस्तों कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जी को, किस तरीके से जो यूटिलिटीज हैं उसको आप सही से इस्तेमाल करोगे ताकि आपकी जो कॉस्ट है रिड्यूस कम हो, उनका वेस्टेज जो है दोस्तों वो कम से कम हो। आप की कॉस्ट कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ये हम पढ़ेंगे अब इसके लिए। सेल्स एंड प्रोडक्शन रिकॉर्ड, उसको सेल्स एंड प्रोडक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। जीएसटी रिकॉर्ड में क्या होता है कि जो एक्चुअल में हम डेटा बनाते हैं वो हम जीएसटी में वही हम डालता है, तो जब हम उसको रिकंसाइल करते हैं तो मोस्टली मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो आपने कोई डाटा का मिसमैच किया है, बट मोस्टली मैच होना चाहिए अगर आपका डेटा सही है तो। प्रोडक्शन कॉस्ट स्टेटमेंट, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ऑपरेशनल बजट टाइम टू टाइम आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसकी चेकलिस्ट क्या, कॉस्ट ऑर्डर का चेकलिस्ट बनाने में किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, सेल्स एंड प्रोडक्शन रिकॉर्ड मेंटेन होनी चाहिए, रिकंसिलिएशन विद सैनविट रिकॉर्ड्स, प्राइस लिस्ट एंड डिस्काउंट स्ट्रक्चर पॉलिसी मेंटेन होनी चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ऑपरेशनल बजट बनाने पड़ेंगे आपको टाइम टू टाइम। Market oblique customer profitability, then a customer is the king of market, so you have to take care of your customer, provide best service, okay, and solve their problem as soon as possible, okay, the simple is that customer is the king of market, आपको उसकी समस्याओं को समझना पड़ेगा, तो उसकी समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा समय रहते जितना जल्दी हो सके। द चेकलिस्ट, कॉस्ट ऑर्डर को इन पे इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट एंड कस्टमर वाइज सेल्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड, ओके, आपको मार्केट और कस्टमर वाइज आपको डेटा जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। द मार्केटिंग कैंपेन अंडरटेकन बाय द कंपनी, द मार्केटिंग कैंपेन अंडरटेकन बाय द कंपनी, ओके, कंपनी क्या किस तरीके की मार्केटिंग कैंपेन कर रही है, क्या उसको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, पता चले जितना खर्चा कर दे रही है उससे कम उसको फायदा हो रहा है, इन सब चीजों को उनको ध्यान रखना पड़ेगा। डेट ऑन न्यू मार्केट और न्यू कस्टमर एडेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना, कि मतलब कि सिंपल सी बात है आपने क्या क्या नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे, ओके, नए नए कस्टमर को आपने ऐड किया।
वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एनालिसिस। कॉस्ट ऑडिटर को क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। द ऑडिटर चेकलिस्ट include reference to the following: records related to the inventory of RM, WIP and FG stock discrepancy reports। रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, WIP से रिलेटेड, फिनिश गुड से रिलेटेड, स्टॉक डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट्स भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मूविंग आइटम। ओके, आपको एजिंग इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट टाइम टू टाइम निकालनी पड़ेगी, और आपको नॉन मूविंग जो आइटम्स है उसकी भी रिपोर्ट जो मेंटेन आपने क्या उसकी ट्रीटमेंट करी। रिपोर्ट्स ऑन रिसीवेबल, ओके, कि डाटा से रिलेटेड जो भी डेटेड होगी उसका एजिंग क्या है, कितने टाइम पर आपको पैसा मिल जाता है, ओके, कितने आप मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने आपके नॉर्मली बेड डेट होते ही होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड सच एज बैंक क्रेडिट लोन एटसेट्रा। जो आप बैंक से लोन लेते हो या फिर जो जो बैंक क्रेडिट होता है जो लोन लेते हो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। मैन पावर एनालिसिस, इससे रिलेटेड क्या किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए एक ऑडिटर को। डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट डन, कितने बंदों को आपने हायरिंग करी है, मैन पावर यानी जो एम्प्लॉय है, कितने एम्प्लॉय की आप हायरिंग करते हो, कितने लोग निकल कर चले जाते हैं यानी छोड़कर चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। लेबर टर्नओवर रेशियो का मतलब कितने बंदे आते हैं उसके बदले में कितने बंदे जाते हैं। अगर कंपनी में मान लीजिए 100 बंदे तो हायरिंग हो रही है साल में, मान लीजिए एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल समझ रहे, 100 बंदों की हायरिंग हो रही है, 250 बंदे जा रहे हैं, तो मान लीजिए कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कॉस्ट ऑडिटर को जो ये बातें बतानी पड़ेगी टॉप मैनेजमेंट को। भाई सिंपल सी बात है, 100 आ रहे हैं 250 जा रहे हैं, मान लीजिए कंपनी में कम बंदों की हायरिंग हो रही है, फायरिंग ज्यादा हो रही है, तो कंपनी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है भैया। बड़ी बड़ी कंपनी में तो क्या होता है कि ज्यादा बंदों की हायरिंग होती है, नहीं कंपनी ग्रोथ हो रही है, कंपनी के पास बहुत ज्यादा काम आ रहा है, तभी तो बंदे को हायर कर रही है। कंपनी हायर कम कर रही है, फायर ज्यादा कर रही है, कंपनी बंदों को निकाल रही है, कंपनी का काम ही नहीं है इतना। द डेटा ऑन आइडल टाइम ऑब्सेंटी, जो कि कितना आइडल टाइम जा रहा है, कितने बंदे खाली बैठे रहते हैं। मैन पावर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट्स, ओके, कि हमें रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कितना जो है मैन पावर जो है प्रोडक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा हूँ। यूज ऑफ टेम्पररी और कैजुअल लेबर, ओके, टेम्पररी और कैजुअल लेबर कितने हैं। टर्नओवर एट द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो है सबसे हाईएस्ट टर्नओवर कब होती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द फीडबैक देयर ऑन, ओके, टाइम टू टाइम आपको अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको नई नई स्किल्स की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और फीडबैक लेना पड़ेगा कि उनके लिए ट्रेनिंग बेनिफिशियल थी या नहीं थी। उसके बाद है अदर एरियाज सजेस्टेड टू बी कवर्ड इन द रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस। अदर एरियाज सजेस्टेड टू बी कवर्ड इन द रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ऑडिटर को लगता है कि अगर कंपनी इस एक्टिविटी को, इस चीज को फॉलो करे तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा, तो ये बातें भी वो बता सकता है। तो कोई भी ऐसी अदर चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, कॉस्ट ऑडिटर को अगर ऐसा लगता है कि ये चीज करने से कंपनी को बहुत फायदा होगा आने वाले समय में, तो ये बात वो बता सकता है किसको, मैं टॉप मैनेजमेंट को। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स, ध्यान रखना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स का मतलब है कि भाई अब ना क्या नाम है, अब जो है ऑर्गेनाइजेशन, अब जो है टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का आ गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टेक्नोलॉजी का जो है वो टाइम आ चुका है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नए नए टाइम टू टाइम आपको क्या करना पड़ेंगे, चेंजेस भी लेने पड़ेंगे। तो आप अलग अलग मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल को क्या कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। बजटरी कंट्रोल हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, वेरिएंस एनालिसिस हो गया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया, जॉब बैच प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, टाइम ड्रिवन एबीसी हो गया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी कॉस्टिंग हो गया, काइजन कॉस्टिंग हो गया, लीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वैल्यू एनालिसिस हो गया, वैल्यू इंजीनियरिंग हो गया, सिक्स सिग्मा हो गया। ये सारी की सारी हम लोगों ने इंटर में पढ़ी हुई है सब। टारगेट कॉस्टिंग हो गया, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हो गया, थ्रूपुट अकाउंटिंग हो गया, वेरिएबल मार्जिन कॉस्टिंग हो गया, बैलेंस स्कोर कार्ड पेपर नंबर 1920 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने वहां भी पढ़ाया आपको। परफॉर्मेंस प्रिज्म, परफॉर्मेंस पिरामिड, बिजनेस ऑब्जेक्ट और बिजनेस इंटेलिजेंस, अलग अलग तरह की कोई भी जिससे भी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, ऐसी एक्टिविटी को आप लोग क्या कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। अब ध्यान रखना, हम प्लानिंग फॉर द रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस, ओके, अब हम प्लानिंग करेंगे कि जो हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस की जो रिपोर्ट बनाई है उसके ऊपर हम लोग एक्शंस लेंगे। उसके लिए हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, हम लोग भाई जब भी एक्टिविटी करेंगे तो उसके लिए कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्या हम लोगों ने जो हम लोगों ने ये क्या इतना अच्छी लेवल जो है वो अचीव किया है या नहीं किया हुआ। केपीआई में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी वो देख लेते हैं हम। क्वांटिटेटिव, दीज कैन बी फाइनेंशियल और नॉन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। Qualitative, these are often lead indicator, they influence future performance. Actionable, those which can be influenced by enterprise action or controllable.
ट्रेंडिंग, दोज व्हिच नीड टू बी असेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व वेदर दे आर इंप्रूविंग और नॉट। ओके, ये देखना पड़ेगा हमें क्या वो इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट केपीआई के लेवल हो सकते हैं। टर्नओवर बेस्ड हो सकता है, मान लीजिए सेगमेंटेड रेवेन्यू टू टोटल रेवेन्यू, यानी सेगमेंटेड मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है। सेगमेंटेड रेवेन्यू टोटल ग्रोथ, यानी जो डिपार्टमेंट वाइज कितना टर्नओवर में ग्रोथ हो रहा है, टोटल टर्नओवर में कितना ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ इन प्रोडक्ट सेल से, यानी सेल में हम लोग कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट सोल्ड एज अ टोटल इतना, यानी जो नया प्रोडक्ट किस सेल है डिवाइड में टोटल की सेल का परसेंटेज निकालेंगे। कस्टमर वाइज कितनी सेल हो रही है हमारे पास। टॉप 5 कस्टमर कौन से हैं हमारे, टॉप जो है बॉटम के, यानी ऊपर के 5 टॉप कस्टमर कौन से हैं, नीचे के टॉप कस्टमर्स कौन से हैं। जो नीचे के कस्टमर्स होंगे वो और हमसे सामान क्यों नहीं खरीद रहे, इस वजह से हमारी सेल कम हो रही है, उनके बारे में हम डिटेल करेंगे, एनालाइज करेंगे और उनकी और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो और हमसे सामान खरीदें। मार्जिन में क्या है, ग्रॉस मार्जिन अपॉन में टोटल सेल, ग्रॉस मार्जिन अपॉन में सेगमेंटेड सेल्स, ग्रॉस मार्जिन अपॉन में न्यू प्रोडक्ट सेल्स, कस्टमर वाइज ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, कॉस्ट एलिमेंट वाइज कॉस्ट परसेंटेज टू टोटल टर्नओवर एंड सेगमेंटेड टर्नओवर, कॉस्ट कंपोजिशन नेचर वाइज वेरिएबिलिटी स्ट्रक्चर फंक्शनल स्प्लिट। और देखेंगे रिटर्न्स, प्रोडक्ट दो पर हमारी कितनी रिटर्न मिल रही है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट पर कितनी रिटर्न मिल रही है, न्यू प्रोडक्ट के आने से कितनी रिटर्न मिल रही है, न्यू मार्केट के लाने से हमें कितनी रिटर्न मिल रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा, वैल्यू एडेड डिवाइड में टोटल इनकम कितना है हमारा, अर्निंग पर शेयर कितना है, डिविडेंड पर शेयर कितना है, रिटेंशन रेशियो कितना है, पी रेशियो कितना है, मार्केट प्राइस शेयर कितना है हमारा। बैलेंस शीट में हम कुछ रेशियोज को भी देखेंगे, करंट रेशियो कैसा है हमारा, क्विक रेशियो कैसा है, असेट टर्नओवर रेशियो कैसा है, ग्रोथ इन असेट्स, हमारी असेट बढ़ रही है या कांस्टेंट है या घट रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिवाइड में टोटल असेट्स, डेट इक्विटी रेशियो देखना पड़ेगा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की हमें अलग अलग लेवल पर इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए और हर ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट इन सब चीजों का ध्यान रखती ही रखती है। मटेरियल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी में मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मशीन, हमें देखना पड़ेगा भाई मटेरियल हम लोग कितनी मटेरियल की वेस्टेज कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज टू टोटल कॉस्ट, मटेरियल वेस्टेज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल यूज्ड। लेबर प्रोडक्शन पर मैन आवर, प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय कॉस्ट परसेंटेज टू सेल, आइडल आवर परसेंटेज टू टोटल अवेलेबल आवर्स। मशीन प्रोडक्ट पर मशीन आवर, ग्रोथ इन मशीन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मशीन डाउन टाइम रेशियो, ब्रेक डाउन आवर्स। मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस केपीआई हमारा होगा ऑपरेटिंग साइकिल, मटेरियल टर्नओवर कितना है, डब्ल्यूआईपी टर्नओवर कितना है, फिनिश गुड्स टर्नओवर कितना है। कंप्लेन यानी परसेंटेज ऑफ कस्टमर कंप्लेन टू टोटल ऑर्डर, 100 ऑर्डर दिए उसमें से 80 लोगों ने कंप्लेन करी तो 80% हमारा निकल जाएगा कंप्लीट परसेंटेज। रिस्पॉन्सिव टाइम टू रिजॉल्व अ कंप्लेन, जब कोई कस्टमर कंप्लेन करता है तो कितने समय के अंदर हम उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर देते हैं। कस्टमर वाइज नंबर ऑफ कंप्लेन, यानी एक कस्टमर से कितनी कंप्लेंट हमें आती है। नंबर ऑफ कंप्लेंट रिपीटेड, सेम एक ही कंप्लेन बार बार कस्टमर जो है रिपीट कर रहा है, कितने कस्टमर ऐसी सेम मिस्टेक को रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो यानी हमें उस इशू को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई हमने नई लीड बनाई, मान लीजिए कोई नई ईयरफोन बनाया, अलग अलग कस्टमर का फीडबैक आया भैया ईयरफोन में दिक्कत आ रही है, तो आपको मानना पड़ेगा कि दिक्कत कस्टमर में नहीं, दिक्कत आपकी ईयरफोन में है। अगर एक कस्टमर बोल रहा है तो अलग बात है, हमारे 1000 कस्टमर को भेजा, अगर आपने एक कस्टमर से सुना की दिक्कत आ रही है तो आप जो है ईयरफोन उसको चेंज कर दो और मान के चलो ईयरफोन में दिक्कत नहीं है, उस कस्टमर का प्रोडक्ट जो है वो बाइफरकेट हो गया। अगर एक में से मान लीजिए 520 लोगों का ईयरफोन जो है दिक्कत आ रही है तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में दिक्कत है इसमें। डेवलपमेंट बिजनेस ग्रोथ ओवर 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स में जो है बिजनेस की सेल्स कितनी बढ़ रही है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, रिटर्न कितनी बढ़ रही है उसकी। पेमेंट डिफॉल्ट, यानी आप जब कस्टमर को उधार सामान बेचते हो तो कितनी चांसेस रहते हैं कि आपका पेमेंट का जो डिफॉल्ट होगा, कितना डेलिंक्वेंसी और पेमेंट डिले, कितना डिले करते हैं वो पेमेंट में। रिटेंशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिटेन्ड ओवर 3 इयर्स, यानी कस्टमर जो है आप ही के पास कितने सालों तक रिटेन रहता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स देना कि कस्टमर आपकी सर्विस से कितना सेटिस्फाई है। ऑन टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूशन, कितनी जल्दी आप टाइमली ऑर्डर को कस्टमर को डिलीवर कर देते हो। करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन यानी जो बिल जो इनवॉइस है प्रोडक्ट का वो सही से आपको देना पड़ेगा। कस्टमर ऑर्डर डिलीवर्ड इन फुल परसेंटेज, यानी आप कस्टमर ने अगर 5 प्रोडक्ट मांगे तो आपने पूरे 500 के 5 यानी 100% मटेरियल की आपने डिलीवरी कर दी है, यानी ऑर्डर की 100% आपने डिलीवरी करी है। एवरेज टाइम स्पेंट ऑन कस्टमर रिलेशन, यानी
एवरेजली आपने कितना टाइम जो स्पेंड किया कस्टमर पे। ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा ऑर्डर टू कैश साइकिल ऑर्डर, यानी कितने समय बाद आपको दोबारा से ऑर्डर आता है। डिलीवरी ऑन टाइम सप्लाईज आप कितनी करते हो। सप्लाई या फुल क्वांटिटी, आपने 100 कस्टमर ने 100 मान लीजिए जो है मान लीजिए माइक मांगे आपसे, आपने 100 करे या फिर आप 50-60 करते हो, वो भी फर्क पड़ता है। क्वालिटी कितनी परसेंटेज आपका रिजेक्शन होता है। कॉस्ट, प्राइस रिडक्शन एग्रीड कॉस्ट इफेक्ट, प्राइस एस्केलेशन गिवन कॉस्ट इफेक्ट, यानी आपको अपने प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब अपनी कॉस्ट को कोशिश करनी पड़ेगी रिड्यूस। कॉस्ट रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिक प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो है कस्टमर आपके पास आएगा। ओवरऑल सप्लायर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, आपको देखना पड़ेगा कि आपका सप्लायर भी आपसे खुश है या नहीं है, यानी सप्लायर आपको उधार सामान बेचता है, आप कितनी जल्दी उसको पेमेंट कर देते हो। जितनी जल्दी उसको पेमेंट करोगे तो आपके साथ खुश रहेगा। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट शेयर्ड, एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट शेयर्ड, कि आप जो भी फोरकास्ट करते हो उसकी कितनी एक्यूरेसी रहती है ओवरऑल परसेंटेज। सो दिस इज ये गाइस स्टडी नोट नंबर 8 पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का थ्योरेटिकल थ्योरी पोर्शन था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, सो अगर कोई डाउट है अगर आपको टॉपिक में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, और किसी टॉपिक को दोबारा से कराना है तो मैं करा दूंगा, और स्लोली स्लोली हम अपने पेपर नंबर 19 को स्लोली स्लोली हम लोग फिनिश कर लेंगे। सो गाइस फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय गाइस।